हेलो बच्चों, मैं प्रभा शर्मा, साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज दहिला मऊ प्रतापगढ़ ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम फिर मिल रहे हैं नया टॉपिक लेकर। जैसा कि मेंशन है, कला के तत्व मतलब एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। कला के तत्व, कला मानव जीवन के विचार एवं भावों को व्यक्त करने में सबसे प्रभावी तत्व माना जाता है। कला और मानव जीवन का प्राचीन काल से ही संबंध देखने को मिला है और मानव के विकास और विचारों, भावों और उसके कार्य करने की गति और उसमें प्रभाविकता को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। उस प्रभाविकता को बढ़ाने में जो एक भाषा की ज़रूरत होती है, वो क्या कहलाता है बच्चों? कला कहलाती है। कला के द्वारा मनुष्य को आनंद की प्राप्ति होती है। कला के तत्वों के आधार पर हम अपने विचारों को, भावों को जब व्यक्त करते हैं तो एक आनंद, एक खुशी का अनुभव होता है। आकर्षक और सुंदर वस्तुओं की प्रशंसा करने से मस्तिष्क में संतुष्टि प्राप्त होती है। क्या होता है बच्चों? मस्तिष्क में एक प्रकार की संतुष्टि प्राप्त होती है और मनुष्य को अपने चारों ओर सुंदर एवं आकर्षक वस्तुओं को देखकर प्रसन्नता का अनुभव होता है। तो जब प्रसन्नता और सुंदरता और इन दोनों का योग जब होता है तो कला की उत्पत्ति होती है। फिर बच्चों, आंतरिक सज्जा में या गृह सज्जा में देखा जाए तो कला के तत्वों का विशेष स्थान होता है। प्रबंध प्रक्रिया में प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक सदस्यों के व्यक्तित्व का दिग्दर्शन होता है। कला के आधार पर या कला के तत्वों की अगर बात की जाए तो परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं, लेकिन सबके व्यक्तित्व का दर्शन कहाँ से होगा बच्चों? कला के तत्वों के आधार पर। तो अगर किसी व्यक्ति का घर व्यवस्थित, सुसज्जित, जिस कला, जिस रचना, जिस सजावटी पैटर्न जिसे कहा जाएगा के आधार पर, डिजाइन के आधार पर सजा रहता है, उसके भावों को तुरंत स्पष्ट कर देते हैं। वहीं से हमें क्लियर हो जाता है कि व्यक्ति की भाव क्या हैं, विचार क्या हैं और कला के प्रति उसकी रुचि क्या है। और बच्चों, सबके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन हम अपने सज्जा में किस प्रकार के ऑप्शन यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो इन सब चीज़ों के आधार पर क्लियर हो जाता है। तो संक्षिप्त में कहा जा सकता है कि व्यक्ति के भावों का, विचारों का जहाँ पर दिग्दर्शन हो, वो क्या कहलाता है? वहाँ से कला की उत्पत्ति होती है और वही कला और मनुष्य के व्यक्तित्व का दिग्दर्शन होने लगता है। कला के तत्व निम्न होते हैं, जैसे कि बच्चों सबसे पहले है आपका कला के तत्वों में रेखाएं। क्या है? रेखाएं। रेखाएं मुख्य 4 प्रकार की होती हैं। रेखाएं 4 प्रकार की होती हैं। लंबी या लंबवत रेखा, लंबी रेखा। फिर है बच्चों आड़ी रेखा या समतल रेखा, आड़ी रेखा या समतल रेखा। फिर है बच्चों तिरछी रेखा। तीसरा क्या है बच्चों? तिरछी रेखा। फिर है तिरछी रेखा और फिर है बच्चों आपकी वक्र रेखा। वक्र रेखा ये क्या कहलाएगा? वक्र रेखा। ठीक है, तो
हमारी जो रेखाएं होती हैं वो कैसे 4 प्रकार की होती हैं। उसमें से आपकी लंबी रेखा क्या होती है बच्चों, जिसमें लंबवत रेखा हमेशा सजीवता को उत्पन्न करती हैं। सजीवता के आधार पर मनुष्य के जीवन में रेखाओं के प्रयोग से नीरसता, नमनीयता, क्रियाशीलता, स्थिरता, शालीनता, गतिविधियां जैसे गुण उत्पन्न होते हैं और शक्ति आदि के विचार भी उत्पन्न किए जा सकते हैं। लंबी रेखा में क्या होता है बच्चों, सजीवता और क्रियाशीलता को दर्शाने के लिए लंबी रेखा का प्रयोग किया जाता है। फिर है बच्चों समतल रेखा, मतलब विश्राम, स्थिरता, निष्क्रियता को दिखाने के लिए कौन सी रेखा का प्रयोग किया जाएगा बच्चों, आपकी आड़ी रेखा का या समतल रेखा का। फिर तिरछी रेखा में शालीनता, नमनीयता को स्पष्ट करने का भाव दिखाया जाता है। वो क्या कहलाता है बच्चों, शालीनता, नमनीयता और क्रियाशीलता की अवरुद्धता को भी दिखाने का कार्य किया जाता है, वो तिरछी रेखा कहलाती है। फिर है बच्चों आपका वृत्त रेखा या वक्र रेखा। यह रेखा भी शालीनता, नमनीयता को दिखाने का कार्य करती है। तो ये हो गई आपकी रेखाएं, और इन्हीं रेखाओं से नई रेखाएं उत्पन्न होती हैं, जिसे कहा जाता है यू शेप रेखा, वी शेप रेखा या वी आकार की रेखा। क्या कहा जाएगा बच्चों, वी आकार की रेखा, फिर यू आकार की रेखा। ठीक है, तो ये आपकी रेखाएं हो गई। फिर सेकंड है आपका आकार। सेकंड क्या होगा बच्चों, आकार होगा, जिसे शेप कहा जाता है। किसी भी गृह व्यवस्था में, किसी भी वस्त्र व्यवस्था में आकार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है। आकार की सुंदरता के अभाव में श्रेष्ठ रंग, सजावट, बनावट का होना व्यर्थ कहलाता है। सुंदर आकार मन को क्या करते हैं बच्चों, सुंदर आकार जो होते हैं मन को प्रोत्साहित करते हैं। सुंदर आकार क्या करते हैं, मन को प्रोत्साहित करते हैं। ये क्या कहलाएगा बच्चों, आकार कहलाएगा। आकार भी वर्ग में होते हैं, आयताकार, त्रिभुजाकार, वृत्ताकार, और इन आकार का प्रयोग क्या किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है, और या इन आकार की विशेषताएं क्या होती हैं। हमेशा पदार्थ का उपयोग किया जाता है, मतलब यूज फॉर मटेरियल। वस्तु जिस पदार्थ की बनी होती है वह उपयोगी होती है। ठीक है, और कार्यात्मक क्षमता को भी दर्शाने का काम करती है, तो वो क्या कहलाती है, आकार कहलाती है, और ये आकार की विशेषताएं होती हैं। फिर है बच्चों बनावट, जिसे टेक्सचर कहा जाएगा। किसी भी वस्तु का ज्ञान या बनावट का ज्ञान कला के तत्वों में विशेष स्थान इसलिए रखता है क्योंकि अगर बनावट खुरदरा, क्रिम्प, ठीक है, या चिकना, चिपटा, चिकना होगा, तो ये मान के रखिए कि किसी भी वस्त्र में या किसी भी कार्य में, गृह सज्जा में, सजावट में इसका उपयोग किया जाता है। तो मान के रखिए ये सारी चीज़ें प्रभाविकता को दर्शाती हैं कि हमारे वस्त्र की क्या प्रभाविकता है, गृह सज्जा में इसका क्या महत्व है। फिर है बच्चों आपका डिज़ाइन नमूना। बच्चों डिज़ाइन या नमूना ये हो गई रचनात्मक नमूना। रचनात्मक नमूना ये क्या कहलाएगा बच्चों, रचनात्मक नमूना। लेकिन आपका दूसरा क्या कहलाएगा, इसी पर हम रचना के आधार पर जहाँ पर रेखाओं का संयोजन किया जाता है वो क्या कहलाता है बच्चों, रचनात्मक नमूना। यहाँ पर हमने किसी पोत का, बनावट का, किसी भी चीज़ का हमने यूज़ कर लिया तो क्या कहलाएगा, सजावटी नमूना। सजावटी नमूना
या डिजाइन। डिजाइन, नमूना, पैटर्न एक ही होते हैं बच्चों। फिर है कि इन डिजाइन्स का क्या यूज़ होता है। किसी भी वस्तु की, स्थान विशेष की रोचकता को बढ़ाने के लिए और रेखाओं को जोड़कर नमूने का निर्माण किया जाता है। फिर है नमूने के बिना किसी भी स्थान में नीरसता उत्पन्न हो जाती है। कमरे में सजावट करते समय बहुत सारे नमूने का प्रयोग किया जाता है और नमूने को बार बार दोहराया जाता है, मतलब उनकी पुनरावृत्ति की जाती है। नमूने के आधार में मतलब भाव में कहा जाएगा, नमूने का आधार क्या होता है बच्चों? किसी भी वस्तु में एक अलंकरण जैसी चीज उत्पन्न करना। अलंकरण, ठीक है, सजावट, ठीक है, सजावट उत्पन्न करना ही क्या कहलाएगा बच्चों? आपका नमूना कहलाएगा। फिर अब प्रकाश की बात की जाए तो जो आपका 5वां चरण है प्रकाश, उसकी बात करते हैं। तो किसी भी स्थान विशेष की अगर सजावट की बात करते हैं तो उसमें प्राकृतिक प्रकाश का विशेष स्थान होता है और प्राकृतिक प्रकाश या दिन का प्रकाश जिसे कहा जाएगा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे दिन के प्रकाश को अगर वांछित मात्रा में शीशे की खिड़कियां, दरवाजों से प्राप्त किया जा सकता है। अगर किसी स्थान विशेष में अंधेरा होता है या जैसे स्टोर रूम है वहाँ पर अंधेरा रहता है तो वहाँ हल्के रंगों का प्रयोग किया जाए। प्रकाश व्यवस्था में हमेशा बच्चों रंगों का अगर संयोजन ठीक प्रकार से होता है तो वहाँ पर प्रकाश उत्पन्न किया जा सकता है। देखिए, प्रकाश 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका कृत्रिम प्रकाश जो आपका ट्यूबलाइट, CFL, नाइट लैम्प ये सबसे प्राप्त किया जाता है, और एक होता है आपका प्राकृतिक प्रकाश जिसे सूर्य का प्रकाश कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सूर्य का प्रकाश। फिर है बच्चों रंग। प्रत्येक सुंदर वस्तु में रंगों का विशेष स्थान होता है, क्योंकि देखने को मिला है कि कला के तत्वों में सभी का विशेष स्थान है, चाहे रेखाएं हों, चाहे आकार हो, चाहे बनावट हो, चाहे नमूना हो। अब इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावी तत्व की अगर बात करते हैं तो प्रभावी तत्व में है रंग। प्रत्येक सुंदर वस्तु को देखकर व्यक्ति प्रसन्नचित्त हो जाता है या खुश हो जाता है। तो रंगों का महत्व घर की सजावट हो चाहे वस्त्र की सज्जा हो, दोनों पर देखने को मिलता है। रंगों का मानव जीवन में विशेष स्थान होता है और इसका जो मुख्य स्रोत होता है वो क्या होता है बच्चों? प्रकाश होता है। अभी मैंने बताया ना, इसका मुख्य स्रोत क्या है? प्रकाश है। जैसे देखा जाए तो प्राकृतिक अवस्था में जो रंग होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। आपका लाल, हरा, लाल, पीला, नीला, सॉरी बच्चों, लाल, पीला, नीला। और इन रंगों को बनाया नहीं जा सकता है। इन प्राथमिक रंगों से ही द्वितीय रंग की उत्पत्ति होती है। प्राथमिक रंगों से ही द्वितीय रंगों की उत्पत्ति होती है और लाल, पीला, नीला जो रंग होते हैं ये प्राथमिक रंग कहलाते हैं। फिर है बच्चों घर के सजाने में रंगों के चुनाव का विशेष स्थान होता है और रंगों के चुनाव करते समय बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, जैसे व्यक्ति की कार्यशीलता, व्यक्ति की कार्यशीलता को ध्यान में रखा जाता है। अगर आयु और रुचि लिंग का भी ध्यान रखा जाता है। आयु, एज, लिंग, जेंडर और रुचि का ध्यान इसलिए रखा जाता है क्योंकि कभी कभी होता है कुछ लोग हल्के शेड पसंद करते हैं, कुछ लोग डार्क शेड पसंद करते हैं। तो शेड के अकॉर्डिंग ही कलर्स हम जो होते हैं वो यूज़ करते हैं और अपनी अभिव्यक्ति को, अपनी रुचि को, अपनी मनोवृत्ति को, अपने भाव को, विचारों को व्यक्त करने में रंगों का प्रयोग करते हैं। जैसे जहाँ पर आशा की बात करी जाए
होप की बात की जाए, आशावादी विचारधारा की बात की जाए, वहाँ पर हम क्या करते हैं, रेड कलर, लाल रंग का प्रयोग करते हैं। जहाँ पर हमें एकता दर्शानी होती है, एकता बतानी होती है कि मनुष्य के एकता के जैसे गुण कैसे होने चाहिए, हम एक कैसे हैं, और वहाँ पर एबिलिटी, ठीक है, तो येलो कलर का कलर यूज़ किया जाता है। फिर जहाँ पर हमें शांति का प्रतीक बताना होता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं बच्चों, ब्लू कलर होता है, रॉयल ब्लू कलर का हम यूज़ करते हैं, या नीला कलर जिसे कहा जाएगा। तो फिर है बच्चों, जहाँ पर प्रेम भाव दिखाना होता है वहाँ पर हम ग्रीन कलर का यूज़ करते हैं। तो ये हो गया हमारे रंगों की प्रधानता, रंग हमारे लिए क्यों आवश्यक हैं। फिर है बच्चों, सभी कला के तत्वों में सबकी अपनी अलग अलग विशेषता है। तो लास्ट जो आपका कला के तत्व हैं उसमें है स्थान। किसी भी कार्य को करने के लिए या सजावट में स्थान का विशेष महत्व होता है। सजावट, सजावटी नमूना, रचनात्मक नमूना, ज्यामितीय नमूना, रेखीय नमूना। तो इसमें क्या होता है, कमरे में खुला स्थान जो होता है, स्पेस जो होता है, वो क्या करता है, हमें प्रसन्न रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसके स्थान पर अगर हमारे पास स्पेस ज़्यादा है बच्चों, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इस स्पेस में कम फर्नीचर यूज़ किए जाएं, बड़े बड़े फर्नीचर यूज़ ना किए जाएं। स्पेस अगर कम है तो वहाँ पर छोटे फर्नीचर यूज़ किए जाएं। और बच्चों, हमेशा ज़्यादा फर्नीचर हमें नहीं यूज़ करना चाहिए और दीवारों से बंद अलमारी का प्रयोग करना चाहिए, तो हमारे स्पेस को बढ़ा देता है, जिसे शोकेस वगैरह कहा जाता है। तो इन सब आधारों पर ये क्लियर हो गया, जैसे बेड का फर्नीचर, प्लास्टिक का फर्नीचर, फोल्डिंग फर्नीचर, ठीक है, लकड़ी का फर्नीचर और वार्डरोब वगैरह अगर हम हॉल बेडरूम में सब में यूज़ करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हमारे स्पेस को ध्यान में रखा जा सकता है कि स्पेस कैसा है। तो बच्चों, आज हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ और कल फिर हम नया टॉपिक लेकर मिलते हैं। कल फिर मिलेंगे नया टॉपिक लेकर। थैंक यू बच्चों।